म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर अक्सर लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें इन्वेस्टमेंट्स पर काफी कम रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन सारी गलतियों को रिपीट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर काफी ज्यादा लॉसेस होंगे आपको। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि वो कौन कौन सी गलती है जो आपको कभी भी नहीं करनी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम में जितने ज्यादा रिटर्न्स होते हैं उस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मार्केट में दो म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर एक म्यूचुअल फंड की स्कीम ने 10% के रिटर्न दिए हैं और दूसरी म्यूचुअल फंड की स्कीम ने 12% के रिटर्न दिए हैं। तो अगर आपके सामने ऑप्शन रखा जाए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना कहां पर है तो आप क्या कहेंगे कि 12% वाली स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो भी चेक करना है। अब एक्सपेंस रेशियो वो अमाउंट होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज चार्ज करती हैं इन्वेस्टर्स के पास से अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। अगर ये एक्सपेंस रेशियो की फीस ज्यादा होगी तो आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स थोड़े से अफेक्ट करेंगे, लेकिन अगर एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पर आपको थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम को सिलेक्ट करने के टाइम पर आपको ये देखना है कि उस म्यूचुअल फंड में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिले और साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंस रेशियो भी कम हो, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। आप लोग मार्केट में अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की स्कीम्स को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एक ही टाइप की अलग अलग एसेट मैनेजमेंट की स्कीम्स जो होती हैं वहां पर एक्सपेंस रेशियो भी अलग अलग होता है। तो जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बाद सेकंड चीज आपको देखनी है बीटा फैक्टर। बीटा फैक्टर मार्केट में उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की रिस्क को शो करता है। अगर किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का बीटा फैक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको रिस्क ज्यादा बियर करना पड़ेगा। अब जब भी रिस्क की बात आती है तो इन्वेस्टर्स ये कहते हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, हम लोग ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको आपके इन्वेस्टमेंट के गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। आपका रिस्क कैपेसिटी भी आपके इन्वेस्टमेंट के गोल के हिसाब से ही डिसाइड होती है कि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर कितना रिस्क ले सकते हैं। लेट्स से अगर आप लोग इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं और आपकी एज 20s या 30s में है, आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर रिस्क ले सकते हैं, रिस्क को बियर कर सकते हैं और सबसे खास बात आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से अगर आपकी एज 50 इयर्स या 60 इयर्स के ब्रैकेट में आती है तो ऐसे केसेस में आपका रिस्क लेना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर रिस्क ज्यादा होने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको कम रिटर्न मिलेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं हो पाता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आपको बीटा फैक्टर भी देखना है। और नंबर 3, आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग ही आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है और आपके इनकम के हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो लोग क्या अज्यूम करते हैं कि मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, जिसका बेनिफिट मुझे ज्यादा मिलेगा फ्यूचर में। लेकिन अगर आप लोग करंटली अपने एक्सपेंसेस को मीट ही नहीं कर पाएंगे तो किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब कभी भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपके इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना है, आपको आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है और उसके बाद जो बचता है पैसा उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। या तो आप लोग पहले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन आपको एक्सेसिव अमाउंट का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी डेली लाइफ स्टक हो जाए। पर्सनली मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो करंटली इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं और साथ ही साथ अपने डेली एक्सपेंसेस और रिक्वायरमेंट को नेग्लिजेंट करते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट मिस्टेक लोग करते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने पर। जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है एसआईपी के थ्रू तो वहां पर ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंडेट देना पड़ता है और मैंडेट सबमिट करने के टाइम पर एक पर्टिकुलर डेट सबमिट करनी पड़ती है और उस पर्टिकुलर डेट पर आपके ईएमआई का इंस्टॉलमेंट और उस पर्टिकुलर डेट पर आपकी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होती है और आपको वो पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करनी है जहां पर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने वाले से बहुत सारे लोग हैं जो रैंडम डेट सेलेक्ट कर देते हैं और जब एसआईपी की डेट आती है तब उनके अकाउंट में बैलेंस बचता नहीं है और अगर आपकी एसआईपी बाउंस हो जाती है तो आपके चार्जेस लग सकते हैं 250 रुपीज से लेकर 900 रुपीज के बीच में, डिपेंड करता है आपके अकाउंट के वेरिएंट पर। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप लोग वो पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो। आई होप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आप लोग इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।